गुड इवनिंग। आज जो एडिटोरियल पेज है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जो वर्ल्ड न्यूज़ है जो पेज 11 पर है उसको भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। और उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव पोर्शन है आपके मेंस के लिए, नहीं कि प्रीलिम्स के लिए। एक तो जो बराबर वुडवर्ड हैं, ये यूकेज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव द यूनाइटेड नेशन है, इनके साथ एक इंटरव्यू है और इसमें इन्होंने कहा है कि तालिबान यदि फोर्सफुली अफ़गानिस्तान को कैप्चर करेगा, काबुल को कैप्चर करेगा, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो इतनी सी बात है बस केवल। और उसके अलावा एक आप लोगों को ऐसे थोड़ा मजाकिया टाइप का कि लगातार इमरान खान इस बात के लिए ट्राई कर रहे थे कि जो बिडेन के साथ उनकी टेलीफोनिक टॉक हो जाए, जो नहीं हो पाई, तो उन्होंने खिसियाते हुए कहा कि भाई हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शन हैं, तो उनके पास जो ऑप्शन होंगे तो। और एक जो बड़ी न्यूज़ है वो आपको बॉटम में मिलेगी, ईयर आफ्टर बेरूत ब्लास्ट। आप लोगों को याद होगा 1 साल पहले जो है बेरूत में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हो गए थे। और उसने लेबनान को इस तरीके से हिला के रख दिया कि वो अभी भी रिकवरी नहीं कर पा रहा। तो ये इसलिए है कि कहीं आप जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं या जो हमारा लाइफ स्टाइल है और जो मीन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, वो किस तरीके से वो अभी तक किसी ये मालूम नहीं चला है कि किसी टेररिस्ट ग्रुप ने उसको ब्लास्ट किया। और वो अल्मुनियम नाइट्रेट जो था वो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कलेक्टेड था। और बेरूत जो उनकी राजधानी, वही अभी तक ये नहीं समझ आया कि इतनी बड़ी मात्रा में किस तरीके से वहाँ कलेक्शन था और कैसे हुआ। लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक दुखदायी घटना थी, जिससे अभी तक बेरूत लेबनान उबर नहीं पाया है। तो ये जो न्यूज़ है। इसके अलावा मिलिट्री बेस ऑन अगालेगा आइलैंड मॉरिशस को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो ये न्यूज़ है जिसमें जो है वो, तो ये जो वर्ल्ड वाला पेज है, इसको यदि आप देखते रहते हैं, इससे यू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद द करंट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और उससे आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, कई बार आप इन लोगों के नाम पढ़ते हैं, कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है, कौन कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, तो उससे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। अब आप एडिटोरियल पेज पर आएँ, जो हम लोगों का रोज़ का काम है। तो इसमें जो इधर के जो है नॉट ऑलवेज फेयर गेम, तो इसमें तमिलनाडु सरकार ने जो गेम पर जो है सोशल मीडिया पर गेम पर, नेट पर गेम पर जो बैन लगाया था, उसको वहाँ जो है उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये एक न्यूज़ है जिसमें कि जो गेम्स होते हैं उनको कैटेगराइजेशन नहीं किया गया, ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया। तो जो स्किल को लेकर के गेम्स किए जाते हैं, जो चांस को लेकर के, माने जिसको गैम्बलिंग कह सकते हैं, उसको गेम किए जाते हैं, तो दोनों में फ़र्क नहीं किया गया था, इसलिए उस पर उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया गया। उस कानून को लेकर के जो कानून पुराना बना हुआ था 1930 का, तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930, तो उसको लेकर के किया गया था। और नीचे जो पैंडमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट, ये जो है ये अमेरिका में, ये केवल अपने यहाँ ही नहीं है। आप लोग मतलब चूँकि हम लोगों के दिमाग में रहता है कि हम ही लोग बहुत सुपरस्टिशियस हैं और बहुत रिचुअलिस्टिक हैं, बड़े बैकवर्ड लुकिंग हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीनेशन अनेक कारणों से नहीं करा रहे हैं। तो उनके बीच में उनको वैक्सीनेट कराना, उनको जैब देना ज़रा मुश्किल काम हो रहा है, तो उस पर एक आर्टिकल है। तो इसके अलावा जो है गाइड टू रिजॉल्विंग द असम मिजोरम इशू, तो ये आज का जो ये एडिटोरियल है, लेकिन आज की न्यूज़ ये आई है कि दोनों लोगों ने एक कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि माने एक तरीके का सेटलमेंट हो गया है, और दोनों राज्यों ने ये मान लिया है कि हम जो सेंट्रल की फोर्स है उसी को वहाँ पर लगाएंगे और हम अपने जो स्टेट की पर्सनल्स है उसको विड्रॉ करते हैं। इसके लिए बता दें कि जो इंटर स्टेट रिलेशन है, इसमें किसी तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 2
जो हैं बड़ी चीज़ें आप जानते हैं। एक तो 263 का इंटरस्टेट काउंसिल है, उसके तहत जो है वो प्रेसिडेंट को राइट दिया गया है कि वो एक काउंसिल का गठन कर सकता है जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा। 263, ये ध्यान रखना कि ये गठन करने का राइट जो है वो प्रेसिडेंट का है। 263 आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिस्डिक्शन के साथ ही साथ एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, उस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को 131 में दिया गया है। उसमें है कि यूनियन और स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट, यूनियन और कुछ स्टेट्स या दूसरी तरफ यूनियन या अनेक स्टेट्स, और साथ ही साथ यदि स्टेट्स के अमंग द स्टेट्स देयर इज द डिस्प्यूट, तो ऐसे मामलों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, कोई दूसरा कोर्ट नहीं देख सकता है। ये ध्यान रखना कि उसमें साफ साफ लिखा है ओनली द सुप्रीम कोर्ट, नो अदर कोर्ट। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो किसी दूसरे कोर्ट के पास लैंड में जो है वो केस ले जाने की मतलब दूसरा कोई कोर्ट इसके लिए अथराइज ना हो। और दूसरा फंडामेंटल राइट को लेकर के भी ओरिजिनल कह सकते हैं, क्योंकि वो ओरिजिन ही सुप्रीम कोर्ट में करता है, लेकिन जो जनरल माना जाता है कि द केस विच कैन बी हैंडल्ड बाय एक्सक्लूसिवली बाय सुप्रीम कोर्ट, उसी को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। लेकिन ये दो बातों के अलावा एक तीसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं विच इज नॉट जनरली नोन टू पीपल। वो ये है कि आर्टिकल 32 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकता है। यदि एग्रीव पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस जारी कर सकता है। ये आप माने 32 के तहत भी इस मामले को देख सकते हैं। और जब आप इंटरस्टेट काउंसिल 260 को देखेंगे तो उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंट डायमेंशन है जो मैंने आपको बताया है कि यदि एग्रीव पार्टी पाती है कि दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट सेटल नहीं हो रहा है तो द एग्रीव्ड पार्टी कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू इशू द मैंडेमस। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, मिजोरम और असम को लेकर के थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस समय ये डिस्प्यूटेड मामला हुआ है। तो यदि 10 अक्टूबर के प्रीलिम या जो पीसीएस का प्रीलिम है उसमें ये बात पूछी जा सकती है। तो मिजोरम को लुसाई हिल, ये दैट वाज द ओरिजिनली पार्ट ऑफ असम, और फिर 1954 में ये जो है मिजो डिस्ट्रिक्ट हिल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से अलग किया गया। 72 में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और 87 में ये फुल फ्लेजेड स्टेट्स बना। उसका थोड़ा सा हिस्ट्री आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। मिजोरम का लिटरल मीनिंग तो मिजो तो वहाँ का जो ट्राइब है उसके नाम पर है, और मिजो लैंग्वेज में रम माने होता है लैंड। तो मिजोरम का मतलब हुआ द लैंड ऑफ मिजोज। तो उसको लेकर के बनाया गया है और उनमें नोटिफिकेशन को लेकर के 1833 और 1875 नोटिफिकेशंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हुए थे उनको लेकर के डिस्प्यूट है। कभी हम डिटेल में इस पर बात करेंगे, लेकिन आज चूँकि यदि इस पर डिटेल में बात करेंगे तो बाकी एडिटोरियल्स छूट जाएंगे। उसके नीचे जो आर्टिकल है वो है इंडिया नेपाल फ्लड मैनेजमेंट नीड्स कोर्स करेक्शन। तो ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनके पर कभी एक डिटेल में मैं चर्चा करूँगा, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले संडे को, बिफोर द लास्ट संडे, पिछले संडे को एक आर्टिकल आया था जो यूरोप में आए हुए फ्लड्स पर था, और उस आर्टिकल में था कि स्टैंड विद द नेचर, गिव स्पेस टू द रिवर। ये आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा, संडे का है, जिसमें नीदरलैंड ने जो फ्लड मैनेजमेंट किया है उसको लेकर के उसकी तारीफ़ की गई थी, और जिसका लबोलुबाब ये था कि हमें अपनी जीवन शैली को इस तरीके से बनाना चाहिए कि हम रिवर्स को उसका स्पेस दें। आप देखिए बॉम्बे में जो बहुत सारा फ्लड आता है उसकी वजह है कि वहाँ पर जो मीठी और दिसहार जो रिवर हैं उनके नेचुरल फ्लो को बाधित कर दिया गया है। इसलिए जब पानी बरसता है तो पानी अपना रास्ता ढूंढता है। जब रास्ता नहीं पाता है, जिस रास्ते से पानी गुजरता था उसमें मकान बन गया तो पानी मकान में घुस जाता है, उसको तो अपना रास्ता पाना है। तो ये जो नदियों को पाट करके, नदियों के
फ्लो को, नेचुरल फ्लो को, नेचुरल स्ट्रीम को और उनकी डाउन स्ट्रीम को जिस तरीके से रोक करके आपने अर्बनाइजेशन और मकान और ये सब कर लिया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। नेपाल और बिहार को लेकर के, इंडिया और नेपाल को लेकर के जो फ्लड मैनेजमेंट है, इसमें ध्यान देने की बात है कि जो पूरा का पूरा मिथिलांचल है, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और इनमें डिस्ट्रिक्ट्स का चूँकि नाम दे दिया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे अखबार से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी कोई बड़े अखबार में या न्यूज़ की बात बन जाती है, वही आपसे पूछा जाता है। तो मिथिलांचल में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, फिर उसमें यह है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो नेपाल से डाउनपोर करती हैं इंडिया के बॉर्डर में और बिहार को प्रभावित करती हैं। उसमें कोसी का नाम आपने सुना होगा। कोसी को पॉपुलरली इट इज़ द सारो ऑफ बिहार, जो भारी मात्रा में डैमेज करती है, लेकिन जितनी मात्रा में बिहार को डैमेज करती है उससे ज़्यादा नेपाल को डैमेज करती है। इनमें कुछ प्रमुख नदियों के नाम लिखे गए हैं जो कि नेपाल से ओरिजिनेट करते हैं और बिहार में बहती हैं। उनमें डिस्चार्ज सेटलमेंट लोड इन कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा एंड अधवार ग्रुप। तो अधवार ग्रुप में कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको कि आप गूगल से देख करके डाउनलोड, हम भी उसको बता सकते हैं, लेकिन बताने से क्या होगा, फिर आपको उसे देखना पड़ेगा। तो ये बहती हैं और इनके साथ जो आते हैं वो स्टोन्स आते हैं, सेडिमेंट्स आते हैं, सैंड्स आते हैं और वो भारी मात्रा में तबाही मचाते हैं। इसके साथ ही साथ ये इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं जो बिहार से नेपाल से दक्षिण की तरफ डाउन फ्लो करती हैं, और दूसरा कुछ नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण भारत के उत्तर की तरफ जाती हैं, जिनमें पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में जलदुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो जलदुर्ग के नाम से इसलिए जाना जाता था कि गंगा तो पश्चिम से आके मिलती थी, गंगा के साथ अनेक नदियां मिलती थी जिसमें गंडक था, कोसी था और ये, और दक्षिण भारत से आती थी वो सोन नदी थी। तो इस तरीके से, लेकिन ये जो एसे है, ये जो आज का आर्टिकल है, इसे आप एसे फॉर्मेट में भी तैयार कर सकते हैं फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के। इसमें देखिए जो पहला पैराग्राफ ही है, उसमें नीतीश कुमार के माध्यम से कभी उन्होंने जब योजना बनाई थी तो उसमें स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल जो है वो करेक्टिव मेजर्स की बात की गई है। अब जैसे आ जाएगा फ्लड कैसे मैनेज करो, 200 वर्ड्स में मेंस को लिखने को आता है, तो उसमें आप कैसे करेंगे, तो आप उसका फ्लो चार्ट आप बनाएं और फ्लो चार्ट बना करके आप ये करें कि जैसे बोथ स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल फ्लड। तो स्ट्रक्चरल में डैम बनाना, डिटेंशन बेसिन बनाना, एम्बैंकमेंट करना, तो ये स्ट्रक्चरल आएंगे, माना जहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। और नॉन स्ट्रक्चरल में आएंगे कि फ्लड्स की फोरकास्ट है, वार्निंग है, फ्लड प्लेन्स है, और ये जितना भी जो उसका एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है तो इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। ऐसे लिखने का देखिए आर्टिकल में, इसमें जो आर्टिकल है वो ऑलमोस्ट ऐसे टाइप का है। जब आप ऐसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो 3 जैसे फ्लड को लेकर के, तो फ्लड को लेकर के आप 3 या किसी भी तरीके के पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, फ्लड की प्रॉब्लम है, तो आप उसमें क्या करते हैं कि पहले तो कॉज बता देते हैं, फिर इंटेंसिटी बता देते हैं और फिर करेक्टिव मेजर्स बता देते हैं। तो इसमें भी मोटा मोटी यही किया गया है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल को आप मॉडल की तरह भी देख सकते हैं कि फ्लड्स को लेकर के क्या वजह होती हैं, क्या कितनी इंटेंसिटी है, कितना नुकसान करता है, और साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि इसके करेक्टिव मेजर्स कैसे होते हैं। तो लास्ट में तो ट्रेडिशनल जो मेजर्स थे वो ज़्यादा इफेक्टिव थे और नेपाल इंडिया के बीच में बड़े मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन आगे चल करके उनमें से तमाम सारे मेजर्स को, तमाम सारे करेक्टिव मेजर्स को हमने ड्रॉप किया है, जिसकी वजह से तबाही झेल रहे हैं। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा, और कभी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि जैसे आज की बड़ी समस्या है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मेन एडिटोरियल है वो ग्रीन एनर्जी को लेकर के छपा है, तो उसको भी आप देखेंगे कि अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ग्रीन मेटल्स किनको कहते हैं। ग्रीन मेटल्स जो हैं वो है आपका कॉपर, एल्युमिनियम और लिथियम। अब सवाल उठता है कि ग्रीन मेटल्स जो हैं वो उनके जब माइंस को इसके वेट आप करेंगे तो तमाम सारे कंट्रीज में बैन लगा दिया गया है।
अब जितने भी ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी है, माने सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, इनमें सब में कॉपर, एल्युमिनियम और लिथियम लगता है। और ये आपको जानना चाहिए कि जो अदरवाइज आयरन और स्टील लगता है उसके 6 टाइम कॉपर लगता है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो उसमें जो कॉपर का यूज है वो बहुत ज़्यादा है। एल्युमिनियम का भारी मात्रा में इस्तेमाल चाइना करता है, तो एल्युमिनियम या कॉपर आप लगाएंगे तो आपको माइनिंग करना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि फिर आप ग्रीन आप एनर्जी कहाँ से लाओगे, क्योंकि आपको इन मेटल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चाहे नदियाँ हों, चाहे ग्रीन क्लीन एनर्जी हो और चाहे और चीज़ हो, इनमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक और आर्टिकल हिंदू में पहले आया था, उसको भी आप रिकॉल कर लीजिएगा जिससे कॉम्प्रिहेंसिव आप इस मैटर को लिख सकें। उसमें कहा गया था कि एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट के बदले में जो है वो बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? एंथ्रोपो माने होता है ह्यूमन, सेंट्रिक माने उसको ध्यान में रख करके। तो ये जो रेनेसा के बाद से साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं उनमें ह्यूमन प्लेजर को केंद्र में रखा गया है कि माने द प्लेजर ऑफ माइनकाइंड इज द समम बोनम ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड का जो समम बोनम है, जो अल्टीमेट है, वो क्या है? मनुष्य का सुख है। अब मनुष्य के सुख को लेकर के आपने तमाम सारी चीज़ें ईजाद करना चालू कर दिया। अब तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन आप ये नहीं पा सकते हो। आप जिसे कहते हैं कि फ्लड को रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट लाया जाएगा, सवाल ये उठता है कि फ्लड क्या नेशनल डिजास्टर है? डिजास्टर तो इसलिए है कि आपका जो सिविलाइजेशन, आपका जो कंफर्ट, आपका जो प्लेजर लविंग लाइफ स्टाइल है, उसमें आप उसको डिजास्टर कहते हो, वरना वो नेचुरल फेनामेनन है। नदियों के जब पानी बरसेगा तो पानी बरसने के साथ नदियों में भारी पानी आएगा और वो बह जाएगा। पानी ना बरसे तब आप कल्पना करें क्या होगा। लेकिन अब जो लाइफ स्टाइल है, आप मिथिलांचल के इलाके में देखते हो जहाँ फ्लड आता है वही बिहार का सबसे सूखाग्रस्त इलाका भी है। वहाँ वाटर टेबल सबसे नीचे चला गया है। नदियाँ जो बहती हैं तो पहले प्राकृतिक तरीके से जो हुआ करता था, नदियाँ जब बहती हैं तो बहने के साथ ऐसे मुड़ती हैं, मुड़ने के बाद फिर आगे ऐसे मुड़ती हैं, तो जहाँ उनका टॉप जहाँ ऊंचा हो जाता है उस ऊंचे वाले की तरफ, जिसको सिस इलाका कहेंगे, वहाँ शहर बसाते हो। दूसरी तरफ जहाँ उनका फ्लड होता है, तो जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो उनके साथ बहुत सारी गाद, बहुत सारी एल्वियल सॉइल फैल जाती है। बाद में जब वो उनका स्ट्रीम, उनकी धारा सक्रिय हो जाती है तो वो बहुत फर्टाइल लैंड होता है, उसमें लोग खेती करते हैं। दुनिया की सारी सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है, चाहे क्रीट सिविलाइजेशन हो, चाहे मिस्र की सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इंडस सिविलाइजेशन, ह्वांग सिविलाइजेशन, ये सब इसी तरीके से बसी थी। अब आपने क्या किया कि दूसरी तरफ नदी को बांध दिया। अब जैसे लखनऊ जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पर जो ट्रांस गोमती इलाका है, गोमती नगर का इलाका है, तो ट्रांस गोमती माने गोमती को उस तरफ बसा हुआ शहर, सिस वाला, तो वो तो नेचुरल बसा हुआ। दूसरी तरफ आपने आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट कर दिया, उधर भी बसा लिया। तो अब क्या होगा? तो आपने जो उसका नेचुरल फ्लो था उसको बाधित कर दिया है। तो आप ये ध्यान रखें कि यदि आपने ह्यूमन प्लेजर के मीन्स को, उनके साधनों को अनाप शनाप बढ़ाया, तो आप किसी भी कीमत पर आप एक अच्छा नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते हो। तो इसका सल्यूशन ये नहीं है कि आप फ्लड मैनेजमेंट कैसे करो, इसका सल्यूशन ये नहीं कि ग्रीन क्लीन एनर्जी कैसे बनाओ। इसका सल्यूशन इस बात में है कि कैसे इन साधनों का मिनिमम उपयोग करके जीवन में अधिकतम सुख आप पा सके। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं, बायोसेंट्रिक लाइफस्टाइल जब होगी तो हम ये देखेंगे कि नदियों के बहाव के साथ अपने गाँव को ना बसाएं। जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ शहर ना बसाएं, जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ पर हम अपने के हैबिटेट को ना बसाएं। तो आप नदियों को भी बहने दें, अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल रखें। आप सोचते हो नदियों के प्रवाह को, नालों के प्रवाह को, नेचुरल आउटलेट को हम रोक दें और फिर ये कहें कि ये तो बाढ़ का पानी हमारे घर में घुस गया। वस्तुतः ये है कि आपने बाढ़ के इलाके में अपना घर बसा लिया। तो ये जो उल्टी बात है, जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे तब तक फ्लड को लेकर के आप मैनेजमेंट करते रहिए, तब तक आप ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत करते रहिए, तब तक क्लाइमेट चेंज की बात करते रहिए। वस्तुतः आपको एंथ्रोपो माने मनुष्य को केंद्र में रख करके, ये देखिए रेनेसां जब आया तो रेनेसां के बाद दो बातें कही गई कि जो हमारा जियोसेंट्रिक था
उस कॉन्सेप्ट को बदल करके हेलियोसेंट्रिक किया गया। पहले एक अपवाद ये था कि धरती केंद्र में है, पूरा यूनिवर्स उसका चक्कर लगाता है। बाद में लोगों ने जाना नहीं, सूर्य केंद्र में है, धरती उसका चक्कर लगाती है। और जो थियोसेंट्रिक था, माने गॉड के केंद्रित था सारा सब कुछ, तो उसके बदले में एंथ्रोपोसेंट्रिक कर दिया, मनुष्य के केंद्र के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगा। तो रिनेसेंस के बाद जो रिफॉर्मेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी, रिफॉर्मेशन माने जो धर्म के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ, और दूसरा जो विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हुए, तो इन सबको माना गया कि अब मनुष्य को केंद्र में रख करके हम वैज्ञानिक आविष्कारों का इस्तेमाल करें। तो हर चीज़ कि गर्मी ना लगे इसके लिए वो रेफ्रिजरेटर्स और ये चीज़ें कर लिया जाए, एसी लगा लिया जाए, जाड़ा ना लगे इसके लिए जो है वो हीटर लगा लिए जाए। उनको जो है समुद्र के किनारे, जंगल में, पहाड़ों पर, रेगिस्तान पर कहीं भी रहने में मनुष्य को एक ही जैसा ताप, एक ही जैसा शीत, एक ही जैसा वातावरण बने। तो हमने नेचुरल जो डिफरेंट कंडीशंस थी उनको ओवरकम करके यूनिफॉर्म हम एक प्लेजर और लग्जरी स्टाइल की लाइफ को डेवलप कर सके। तो ऐसा करने की होड़ में जो है वो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करने लगे, और फिर उसके क्रियाकलापों को हम वो कैलेमिटी बोलने लगे, डिजास्टर बोलने लगे। वो प्रकृति का अपना जीने का तरीका है, और उसी के हिसाब से जीने के तरीकों को जीने को हम इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल या एंथ्रोपोसेंट्रिक लाइफ स्टाइल बोलते हैं। इसके बाद जो ओपेट पे जाता है, उसमें आज फ्राइडे को आपको याद होगा कि फ्राइडे को जो आता है वो एक पार्ले करके आता है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लेते हैं। तो ये जो आज का है, इसमें एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बात की गई है, और इसमें जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की गई है। ये ध्यान रखें कि जो ये राइट टू एजुकेशन है, इसका एक्ट जो है वो 2002 में बना था, और इसको अप्लाई किया गया है 1 अप्रैल 2010 में। इसी के साथ हम एक आपको बात बता दें कि जब आप प्रीलिम का एग्ज़ाम देते हैं तो ध्यान रखें कि जो किसी भी एक्ट को पूछा गया है वो एक्ट बनने को पूछा गया है कि एक्ट एप्लीकेशन को पूछा गया है। कभी कभी आप जल्दबाजी में क्या करते हैं कि एक्ट जब बना था और उसने पूछा है कि व्हेन द एक्ट वाज पुट इनटू, इसलिए जब एक्ट पास होता है, बेयर एक्ट या कहीं भी आप देखें तो WEF लिखा रहता है, विद इफेक्ट फ्रॉम। तो कब उसको एग्जीक्यूट किया गया, जैसे गवर्नमेंट एक्ट 1919 है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, माने गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में वो बना 1919 में, और वो पुट इनटू प्रैक्टिस कब हुआ, जब वो इलेक्शन 1922 में। इसी तरह गवर्नमेंट एक्ट 1935, तो वो बना 35 में, लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 1937। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, 26 नवंबर 1949 में, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। तो ये बड़ी साधारण, कुछ बड़ी ही वैसी बातें हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये 2002 में बना था, लेकिन इसका एजुकेशन जो ये प्रैक्टिस में लाया गया 2010 में लाया गया, 1 अप्रैल 2010। तो ये इसमें कहा गया, और इसमें जो वकालत की गई है वो इसके पूरा लबोलुबाब ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में देनी चाहिए, और सारे केंद्रीय विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को एक जैसा नहीं मानना चाहिए, जिसके लिए एक्सेप्शन इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय विद्यालय होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिनमें कि एडमिशन के लिए लोग कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो सारे सरकारी स्कूलों की हालत एक जैसी नहीं है। इसमें हम आपको बता दें, इसमें एक बात ये भी कही गई है कि हाई कोर्ट्स ने कई बार ये कहा है कि ये, जैसे बिहार हाई कोर्ट ने कहा कि ये बताया जाए कितने IAS IPS अपने बच्चों को, PCS अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपको रिकॉल करा दें कि जब सपा की सरकार थी तो 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि उत्तर प्रदेश के जो IAS IPS जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। माने मोटा लबोलुबाब ये है कि जो लोग सरकारी शिक्षक से, सरकारी ट्रेजरी से पैसा लेते हैं सैलरी के रूप में या अन्य किसी माध्यम से, तो उन्हें फिर अपने बच्चों को सरकारी सेवाएं ही लेनी चाहिए। सरकारी सेवाएं माने वो अपनी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इलाज सरकारी अस्पतालों में कराएं, बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, और ये होना भी नहीं चाहिए। और ये एक ऐसा आर्डर था हाई कोर्ट का, यदि सरकार इसे लागू कर दे तो 4 आने पैसे बगैर खर्चे हुए सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। इसमें सरकार को कुछ नहीं करना है,
केवल ये कह देना है कि सरकारी खजाने से आप पैसा लेते हो तो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। अब सरकारी स्कूलों के मास्टर्स की भर्ती भी हज़ारों लाखों में हो गई है, उन पर रखरखाव भी है, भारी मात्रा में सरकार पैसा भी खर्च करती है, सैलरी भी देती है। और अभी एक कल परसों में शायद आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदू में ही, कि यहाँ के प्राइमरी हेडमास्टर्स की सैलरी, तमिलनाडु के शायद प्राइमरी हेडमास्टर की सैलरी 1,03,000 रुपये थी। अब आप कल्पना करिए कि और उसकी बड़ी वजह ये माना गया था भारत में ये जो भेद पैदा हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पैदा हो रही है, उस आर्टिकल लबोलुबाब, मैं भूल गया हूँ कि हिंदी में था कि अंग्रेजी में था, उसका लबोलुबाब ये था कि ये सरकारी कर्मचारियों को जो बहुत ज़्यादा वेतन दिया जाता है, ये भी एक वजह है आर्थिक विषमता को पैदा करने के लिए। तो इतना सारा पैसा आप सरकारी स्कूल के अध्यापकों को देते हैं, हज़ारों में, 20,000-50,000 हज़ार उनकी सैलरी है, और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। यदि बड़े बड़े अधिकारी, मिनिस्टर, ये सब, तो इसमें जो हाई कोर्ट का था, अब ऐसा लग रहा था, लोगों ने कहा ये सपा की सरकार है इसलिए नहीं लागू कर रही है, राष्ट्रवादी किस्म की कोई सरकार आएगी तो लागू होगी। बीजेपी जब से आई है तब से अब तक उसमें कोई बात ही नहीं हुई है। यदि इसको लागू कर दिया जाए, हाई कोर्ट का आर्डर है, हाई कोर्ट के आर्डर में जिसको पार्टी को सूट करता है तो करते हैं, मुझे समझ नहीं आता इस बात को लागू क्यों नहीं किया जा रहा कि यदि IAS, IPS, PCS माने देहाती भाषा में कहें तो BDO, SDM, CO, दरोगा, इंस्पेक्टर, DM, यदि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो आप समझ सकते हैं कैसा वातावरण बनेगा। जिस दिन किसी थाने के इंस्पेक्टर का बच्चा किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, प्राइमरी का मास्टर सवेरे 4 बजे पहुंच जाएगा पढ़ाने के लिए, और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इन सरकारी स्कूलों के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए कि तुम दलिया खाओ, कि भात खाओ, कि मिड डे मील खाओ, इस तरीके के। अरे शिक्षा बढ़िया मिले तो भूखे रह कर भी हमारे यहाँ का गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर और अच्छी पढ़ाई के नाम पर लोग अपने पेट को काट करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ये मत समझ लेना कि दरिया के नाम पर या दलिया के नाम पर या रोटी के नाम पर लोग पढ़ाई करते हैं। वो एक भले ही उसके बड़े अच्छे आ रहा हो कि बच्चे इनरोलमेंट बढ़ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि जब तक एजुकेशन माने सरकारी स्कूलों में लोग शिक्षा के कारण ही नहीं जाएंगे, तब तक सरकारी स्कूलों की वास्तविकता और इनकी उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। यदि खाना के लालच में, कपड़े के लालच में, स्कॉलरशिप के लालच में इन स्कूलों में बच्चों का दाखिला आप करा लेते हैं, तो वो बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ ही पढ़ेंगे कि यदि मेरे पास संसाधन होते तो हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते। हम उनकी मानसिकता अधकचरी ही बनी रहेगी कि हम गरीब हैं इसलिए इन स्कूलों में पढ़ते हैं, खाना के लिए पढ़ते हैं, ड्रेस के लिए पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। ये मानसिकता बड़ी खतरनाक है। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया जाए, और जब पढ़ें तो गर्व से पढ़ें। और जैसा कि पाया गया है पैंडेमिक के दौरान, इसमें लिखा भी है इसमें कि केरला में जैसे इस समय लोगों की आमदनी घटी, तो केरला में लोगों ने पब्लिक स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से निकाल करके और बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाला, और पाया कि वहाँ का एजुकेशन बेटर है और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, इस आर्टिकल का बड़ा मैसेज ये है कि मदर टंग में जब शिक्षा दी जाती है जो बच्चे को बेहतर समझ में आती है। ये बड़ा भारी सवाल है और इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के महात्मा गांधी तक, जवाहरलाल नेहरू तक, अम्बेडकर, ऐसा कोई भी थिंकर जिसका जयंती या उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है जिसने ये ना कहा हो कि बच्चे को एजुकेशन मदर टंग में दी जानी चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जो चीज़ें की जाती हैं वो बहुत सुपरफ्लुअस हैं और बड़ा इफेक्टिव इसमें परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके अलावा जो लास्ट है, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टोरिंग टेलिंग, इसमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज बारे की बात की गई है। इसमें जो बात की गई है वो बात ये की गई है कि OTT में ओवर द टॉप जिसको कहते हैं, या नेट पर जो पिक्चरें आजकल आने लगी हैं, वो जो ट्रेडिशनल सिनेमा में देखा जाने वाली चीज़ थी उससे ये बेटर कर रहा है, और एक नेशनल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि क्वालिटी पिक्चर्स और क्वालिटी इंटरटेनमेंट किया जा सके। इसको लेकर के आर्टिकल है। इसको आप इसलिए रख सकते हैं कि यदि मेंस में सवाल पूछा जाता है कि जो OTT या स्ट्रीमिंग जो व्यूवरशिप है वो
क्या ट्रेडिशनल सिनेमा से बेटर है। तो इसके प्रॉस और कॉन्स में लेकर के तो हम इसके जो पक्ष में बात है वो ये है कि इसका जो कैरेक्टर है वो ग्लोबल है। इसमें लैंग्वेज के जो हिंड्रेंसेज है वो लगभग ख़त्म हो जाते हैं। इस माध्यम में लैंग्वेज कोई हिंड्रेंस नहीं बनती है, एक बड़ी बात है। और नेगेटिवली आप इसको देखेंगे तो ये इसमें ये कह सकते हैं कि जो इंटरटेनमेंट है ये बड़ा इंडिविजुअल है। गैजेट्स में, मोबाइल में लोग देखते हैं, और जो सिनेमा देखने का, जो ट्रेडिशनल टीवी देखने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, वो कलेक्टिव इंटरटेनमेंट का है। तो इसमें ये थोड़ा सा माने इसके पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए इसको सोचेंगे तो ये एक अच्छा आर्टिकल है जिससे आप एक मेंस का आंसर तैयार कर सकते हैं। आज की बात इतनी ही। थैंक यू, गुड नाइट।